डियर स्टूडेंट्स, थर्मोडायनामिक्स की पिछली क्लासेस में हमने बेसिक टर्म्स को डिटेल में पढ़ा समझा। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। लोअर क्लासेस में भी आपने ये डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यहाँ रूम में पंखा चल रहा है इस टाइम, तो आप सभी जानते हैं कि ये पंखा चलने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ हो रही है, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो ये पंखा चल रहा है। वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है। और अगर मैं चाहूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बिना यूज़ किए ये फ़ैन चलता रहे, तो ऐसा आप सभी जानते हैं कि संभव नहीं है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा मुझे ऊर्जा के किसी न किसी रूप से ही लेनी होगी। और इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि तंत्र और पारिपार्श्विक की कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यद्यपि ऊर्जा रूपांतरण संभव है। चैप्टर की शुरुआत में ही हमने तंत्र और पारिपार्श्विक टर्म्स की डेफिनेशन समझी थी कि हमने पूरे ब्रह्मांड को तंत्र और पारिपार्श्विक में बांट दिया था। तो यदि तंत्र की ऊर्जा बढ़ती है तो पारिपार्श्विक की ऊर्जा घटेगी, और यदि तंत्र की ऊर्जा घटती है तो वो ऊर्जा कहाँ चली जाएगी? पारिपार्श्विक की, अर्थात ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर रहेगी और ऊर्जा का रूपांतरण संभव है, और तंत्र और पारिपार्श्विक के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान संभव है। और इसे हम इस भाषा में भी कह सकते हैं, जैसे हमने अभी ऊपर कहा कि मैं बिना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ किए कोई किसी भी ऊर्जा का कोई भी रूप यूज़ किए अगर मैं चाहूँ कि ये फ़ैन चलता रहे, मैकेनिकल एनर्जी खुद ही उत्पन्न होती रहे, तो ऐसी मेरे पास कोई यंत्र कोई मशीन नहीं है। ऐसी मशीन को जो ऊर्जा का इनपुट तो ना ले बट आउटपुट में हमें कोई भी किसी भी तरह का कार्य दे, उसे हम कहते हैं शाश्वत गति मशीन। तो आज तक ऐसी शाश्वत गति मशीन बनाना संभव नहीं जिस पर बिना ऊर्जा व्यय किए कार्य को प्राप्त किया जा सके। अब हम मैथमेटिकली देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिक टर्म्स डिस्कस करते हुए पिछली क्लास में हमने कार्य, ऊर्जा तथा ऊष्मा को डिटेल में समझा था, डिटेल में पढ़ा था। तो अब इन तीनों टर्म्स को इकट्ठा करके ही मैं मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन को डिस्कस करूँगी। मान लीजिए मेरे पास कोई तंत्र है गैसीय अवस्था में जिसकी आंतरिक ऊर्जा E से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो ऐसा तंत्र अगर कुछ ऊष्मा Q अवशोषित करता है और किसी और अवस्था B में चला जाता है, तो ये ऊर्जा अवशोषण से दो तरह से उपयोग में लाई जा सकती है। पहला, तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो, अर्थात तंत्र की आंतरिक ऊर्जा EA, प्रारंभिक अवस्था A में जो EA थी, अंतिम अवस्था में EB, तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा EB माइनस EA। या इस ऊष्मा से तंत्र कोई कार्य करे, तो तंत्र द्वारा किया गया कार्य W से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात जब मैं Q ऊष्मा दूँ तो इसको मैं मैथमेटिकली ऐसे लिख सकती हूँ कि Q ऊष्मा देने से मेरे पास उससे दो कार्य संभव हैं, डेल्टा E परिवर्तन ऊष्मा में और W, क्योंकि तंत्र द्वारा किए गए कार्य को हमने माइनस साइन दिया था, तो मेरे पास इसलिए मैं माइनस W यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो Q ऊष्मा दो तरीके से यूज़ हो रही है, डेल्टा E प्लस W, जो इसके आगे माइनस साइन यूज़ होगा, और यू कैन से डेल्टा इज इक्वल टू Q प्लस W। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और ये इसी ऊर्जा अवस्था परिवर्तन को अगर हम अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के रूप में दिखाना चाहें तो समीकरण 2 को जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं, DE इज इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W। आप देख रहे हैं मैंने E के आगे जो है साइन यूज़ किया है D, तो हाँ, क्योंकि एक अवस्था फलन है। शुरू में हमने इंटरनल एनर्जी डिस्कस करते हुए कहा कि अवस्था फलन को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं और उनका एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, इसलिए आगे D साइन लगेगा अनंत सूक्ष्म के लिए। जबकि Q आप देख रहे हैं मेरे पास पथ फलन है, तो इसलिए Q और W दोनों ही पथ फलन है, तो दोनों के लिए आप देख रहे हैं मैंने लेटर स्मॉल यूज़ किया है, और इनके स्मॉल अमाउंट को शो करने के लिए, क्योंकि हमने कहा था कि Q और W में चेंज नहीं होता। मैं ये नहीं कहूँगी चेंज इन Q और चेंज इन W, आई विल से स्मॉल अमाउंट ऑफ Q, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क उत्पन्न होगा। तो उसके लिए हम लेटर यूज़ करते हैं डेल, क्योंकि
क्योंकि ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं। ये सारी बातें हालांकि हम बेसिक टर्म्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आज हम इसको साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पथ फलन का योग मेरे पास एक अवस्था फलन के रूप में आ रहा है। और अगर हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करें विद जो है तो मेरे पास क्या आएगा, डी ई विल चेंज टू डेल्टा ई, डेल क्यू विल चेंज टू क्यू, और डब्ल्यू आपको पता है पी डी वी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए और कार्य के लिए हम पहले कार्य टर्म जब हमने डिस्कस करी थी तो हमने कहा था विभिन्न परिस्थितियों में इसका मान जो है वो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो अभी जनरल फॉर्म में हम लिखें तो पी डी वी चेंजिंग टू सपोज अवस्था परिवर्तन के दौरान मान लीजिए मेरे गैसीय तंत्र का वॉल्यूम जब वो V1 से V2 चेंज होते हैं तो आई विल राइट इंटेग्रल ऑफ पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2। अब यहाँ पे हमें इन सारे टर्म्स के तीनों टर्म्स डेल्टा ई क्यू डब्ल्यू तीनों के साइन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और हर जो है साइन का एक मतलब है। तो वो मतलब देखिए क्या क्या है। अगर हम Q पॉजिटिव लेते हैं इसका मतलब तंत्र द्वारा ऊर्जा या ऊष्मा शोषित हो रही है, और Q नेगेटिव का मतलब है तंत्र द्वारा ऊर्जा मुक्त हो रही है। इसी प्रकार W नेगेटिव का मतलब होता है तंत्र द्वारा किया गया कार्य। W नेगेटिव का मतलब क्या है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य, और W पॉजिटिव का मतलब है तंत्र पर किया गया कार्य। और इसी प्रकार डेल्टा E अगर मेरे पास पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब होता है तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़ रही है, क्योंकि फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट हम लेते हैं डेल्टा ई। तो और डेल्टा ई नेगेटिव यानी तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में कमी आ रही है। तो इक्वेशन नंबर 4 में मेरे पास जो जो साइन हम पुट करेंगे और जो बाकी टर्म्स का जो साइन हम इवैल्यूएट करेंगे उनके मतलब ये सारे होंगे। थर्मोडायनामिक्स में जब भी हम अवस्था परिवर्तन करते हैं तो थर्मोडायनामिक प्रोसेस करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं कि हम किन परिस्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस के नाम रखते हैं, जो हम पहले बेसिक टर्म्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में प्रोसेस करने से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस प्रकार मॉडिफाई होगा। मान लीजिए मैं पहले एनर्जी चेंज करती हूँ आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड विलगित तंत्र में ऊर्जा परिवर्तन किस प्रकार होगा। विलगित तंत्र का मतलब आप समझते हैं कि पारिपार्श्विक से ऊर्जा का कोई विनिमय नहीं होता, अर्थात सिस्टम सराउंडिंग से ऊष्मा ना तो ले सकता है ना ही दे सकता है, अर्थात Q इज़ 0। तो समीकरण 2 मेरी किस रूप में आ जाएगी, डेल्टा E इज इक्वल टू डब्ल्यू, डेल्टा E इज इक्वल टू डब्ल्यू, अर्थात तंत्र द्वारा कार्य करने पर W जो है नेगेटिव होगा तो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा वे होगी, कमी आएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ W को नेगेटिव लेती हूँ, अगर W नेगेटिव लेती हूँ तो नेचुरल डेल्टा E भी नेगेटिव होगा, अर्थात जब अगर W नेगेटिव मतलब तंत्र द्वारा कार्य करने पे, क्योंकि सराउंडिंग से तो ऊष्मा लेनी नहीं है, तो अगर तंत्र को कार्य करना है तो वो कहाँ से लेगा, अपनी ही आंतरिक ऊर्जा को यूज़ करेगा, उसकी अपनी आंतरिक ऊर्जा यूज़ होगी, दैट मीन्स डेल्टा E विल बी नेगेटिव नेचुरली। देन सेकेंड कंडीशन हम लेते हैं एनर्जी चेंजेस इन ए साइक्लिक प्रोसेस, चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन। यानी चक्रीय प्रक्रम यानी जब तंत्र हमने अवस्था ए से शुरू किया वो विभिन्न अवस्थाओं में गुजरते हुए B C D गुजरते हुए अल्टीमेटली फिर मेरे पास ए अवस्था में वापस आ जाता है, तो यानी अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाता है। तो ऐसे चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल्टा E इज़ 0, क्योंकि डेल्टा E क्या है, एक अवस्था परिवर्तन है। तो अगर मतलब फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं डेल्टा E की, तो यदि तंत्र अपनी मूल अवस्था में ही वापस आ गया तो मेरी इनिशियल स्टेट भी वही है और फाइनल स्टेट भी वही है, दैट मीन्स डेल्टा इज़ 0। तो देन समीकरण 2 से मेरे पास क्या आ जाएगा, Q इज़ इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, अर्थात तंत्र यहाँ पे देखो अब Q और W के साइन ऑपोजिट है, मीन्स Q पॉजिटिव है तो W नेगेटिव। इसका मतलब है तंत्र यदि ऊष्मा का शोषण करता है तो वो ऊष्मा सारी की सारी कहाँ यूज़ हो जाएगी, कार्य करने में, अर्थात जितनी ऊष्मा अवशोषित करेगा उसी के तुल्य कार्य करता है, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं आता। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं एनर्जी चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी यदि मैं आइसोकोरिक प्रोसेस करूं, स्थिर आयतन पर ऊर्जा परिवर्तन करूं, तंत्र एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब जाए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आए, दैट इज़ DV इज़ 0। तो समीकरण
4 से मेरे पास क्या आ जाएगा, समीकरण 4 में आपने देखा हमने क्या था मेरे पास जो है W के हमने इंटेग्रल ऑफ पी डी वी फ्रॉम V1 टू V2 लिखा था। तो पी डी वी में अगर डी वी ज़ीरो हो गया तो पूरा इंटेग्रल ज़ीरो हो गया। दैट मीन्स डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी आ जाएगा मेरे पास। यहाँ मैं Q की जगह क्यू वी लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ ये तभी संभव है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो यहाँ हमें साथ में कंडीशन को एज ए कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन को एज ए सबस्क्रिप्ट लिखना होगा। तो हम ऐसी परिस्थिति में Q की जगह क्यू वी सिंबल यूज़ करते हैं। इसका मतलब है ऊष्मा का अवशोषण कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू वी है। डेल्टा E आपको पता है अवस्था फलन है, तो क्यू वी भी मेरे पास क्या हो गया, अवस्था फलन। यहाँ आप ध्यान दीजिए, अगर मैं अकेला क्यू लिखती हूँ तो वो पथ फलन होता है, जबकि क्यू वी लिखने से क्या बन जाता है, अवस्था फलन बन जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों ने। देन चौथी कंडीशन में आप देखिए एनर्जी चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर ऊर्जा परिवर्तन। आइसोबारिक प्रोसेस जो हमने डिस्कस करा था कि अगर पूरे परिवर्तन के दौरान प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो W कैसे लिखा जाएगा, माइनस पी डी वी। तो P जो है वो इंटेग्रल से बाहर आ जाएगा, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी इंटेग्रल ऑफ डी वी फ्रॉम V1 टू V2। तो अगेन मैं Q के साथ कंडीशन लगाऊंगी कांस्टेंट प्रेशर की। तो अगर ऊष्मा का अवशोषण कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है तो आपने हमेशा सबस्क्रिप्ट के रूप में कंडीशन मेंशन करनी होती है। तो फिर मेरे पास इंटेग्रल का क्या आ जाएगा, क्यू पी इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। इस इक्वेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू क्यू पी माइनस पी डेल्टा वी को भी हम खोल दें V2 माइनस V1, रीअरेंज करें तो क्यू पी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया, मीन्स फाइनल स्टेट की टर्म्स को मैं इकट्ठा कर दूं एज E2 प्लस PV2, ये फाइनल स्टेट को शो कर रहा है, और इनिशियल स्टेट की दोनों टर्म्स को हमने इकट्ठा कर लिया एज E1 प्लस PV1। तो मैं इन टर्म्स को कंबाइन करके एक नई टर्म लिखती हूँ, E2 प्लस PV2 की जगह हम लिखते हैं H2 और E1 प्लस P1 की जगह लिखते हैं H1। तो मेरी क्वेश्चन क्या बन जाती है, क्यू पी इज इक्वल टू H2 माइनस H1, और H2 क्या शो कर रहा है, फाइनल स्टेट को, H1 इनिशियल स्टेट को। तो दोनों का डिफरेंस क्या शो करेगा, डेल्टा H। ठीक है, तो डेल्टा H को हम नई टर्म हमारे पास डिफाइन होगी जिसे हम कहते हैं पूर्ण ऊर्जा या इंथैल्पी परिवर्तन। और ये एक अवस्था फलन है नेचुरली, क्योंकि आपने देख रहे हैं डेफिनेशन ही मेरे पास H2 माइनस H1 से बनी है, दैट मीन्स फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो अंडरस्टूड है कि डेल्टा H इज अवस्था फलन, और ये अवस्था फलन है तो क्यू पी भी अवस्था फलन है। तो क्यू पी क्यू वी अवस्था फलन है, जबकि अकेला क्यू जो है वो पथ फलन है, ये ध्यान रखना है। अब हम इस डेल्टा H देखें हमारे पास टर्म कैसे आई, ये टर्म जो है किसके बराबर है, E प्लस पी वी, H इज इक्वल टू E प्लस पी वी, अर्थात और यू कैन से डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा V। ठीक है, तो H आप देख रहे हैं दो टर्म्स का योग है, E और PV का। E टर्म शो करती है आंतरिक ऊर्जा को और PV कार्य ऊर्जा। कार्य भी ऊर्जा का ही एक रूप है, इसे हम कार्य ऊर्जा भी कह सकते हैं और दाब आयतन ऊर्जा भी कह सकते हैं। अर्थात तंत्र की इंथैल्पी उसमें निहित कुल ऊर्जा होती है जो कि आंतरिक ऊर्जा तथा दाब आयतन ऊर्जा के योग के बराबर होती है। आदर्श गैस के लिए अब हमें पता है PVA इज इक्वल टू NaRT, और फाइनल स्टेट जो कि B स्टेट है उसके लिए मैं लिख सकती हूँ PVB इज इक्वल टू NBRT, और रीअरेंज करके वी कैन गेट P डेल्टा V इज इक्वल टू RT NB माइनस NA। NB NA यहाँ पे क्या है, इक्वल टू इसको लिख सकते हैं डेल्टा NG। डेल्टा NG की क्या शो कर रहे हैं, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, क्योंकि हम गैसीय तंत्र ले रहे हैं तो जो मेरे पास गैसीय प्रोडक्ट है केवल उनकी जो है वो संख्या में जो परिवर्तन आ रहा है। तो P डेल्टा V की जगह हम लोग डेल्टा NGRT भी पुट कर सकते हैं। इस तो समीकरण 9 में मैं यहाँ पे P डेल्टा V की जगह अगर पुट कर दूँ जो है वो डेल्टा NGRT, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NGRT।
ये हमें न्यूमेरिकल्स में जो है वो यूज़ होगी। तो ठोस व द्रव अवस्थाओं के लिए जो है मेरे पास डेल्टा वी नेग्लिजिबल होते हैं। ठोस क्योंकि आयतन परिवर्तन मेनली होते हैं गैसीय स्टेट में। ठोस व द्रव पदार्थों में डेल्टा वी इज नेग्लिजिबल, दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। तो ठोस व द्रव पदार्थों के लिए एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा जो है वो लगभग बराबर होते हैं उनके मान, जबकि गैसीय तंत्र में डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टर्म्स के साथ। थैंक यू सो मच।